हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। पढ़ाई कैसे चल रहा है? सारे के सारे लेक्चर आप लोग देख रहे हैं ना? अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा वो आपको एक अगले अगले दिन आपको लेक्चर के रूप में आपको मिल जाएगा। जैसे कोई भी चैप्टर में कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे चैनल में, व्हाट्सएप चैनल में आप जाइए, वहाँ मैसेज कीजिए। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है उसका पिक्चर खींचिए। वो पिक्चर खींच के आप उस चैनल में पेस्ट कीजिए। उस टॉपिक को मैं अगले दिन आपको एक लेक्चर के रूप में आपको दे दूंगा। अगर आपको मैथमेटिक्स में नहीं समझ में आता है तो मेरे जो टीममेट्स है, मनदीप कुमार, वो आपको मैथ का लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको एसएसटी समझ में नहीं आता है तो आशीष रंजन सर आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको अगले दिन उस पर्टिकुलर टॉपिक का लेक्चर दे दूंगा आपको। लेकिन आपका डाउट सब क्लियर होगा। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रहा है या किसी चीज़ में, लाइफ में किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है अगर, तो आप मैसेज कीजिए। अगर आप हमसे कुछ कनेक्शन स्थापित करना चाहते हैं, मतलब किसी और चीज़ में, लाइफ में कोई और चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, नोट्स में प्रॉब्लम हो रहा है, या 9th-10th का मतलब कोई भी चैप्टर हो, या किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो, मतलब अपने निजी जीवन में भी कोई प्रॉब्लम है तो हमसे बात कीजिए। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे तो आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे उनसे आगे निकल सकते हैं, उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं और मेरे टीममेट्स आपके लिए हमेशा खड़े हैं। ठीक है? अगर नोट्स चाहिए तो आप कम्युनिटी में, व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है? आपको वहाँ नोट्स मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। मेरा नाम कौशल कुमार है। मैं आप लोगों को साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स एवं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो आज हमारा लेक्चर कार्बन का फोर्थ लेक्चर है। कार्बन का फोर्थ लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम आज पढ़ने वाले हैं कार्बन यौगिक एवं उसके नामकरण कैसे करते हैं। कार्बन यौगिकों का नामकरण हम कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। थोड़ा सा पीछे का रिकैप कर दूं क्या आपके लिए? अगर आपको अगर आपने कुछ मिस किया हो तो मैं उसके लिए थोड़ा रिकैप कर देता हूँ आपको। देखिए, पहले लेक्चर में हमने देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था कार्बन के बारे में, कि दैनिक जीवन में कार्बन का यूज कैसे, कहाँ कहाँ हो रहा है। अब मैंने जो भी चैप्टर स्टार्ट किया है, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। वो रिलेट करता हूँ आपके दैनिक जीवन से। मतलब आपके जो रोजमर्रा के जो जीवन में आप जो वस्तुएं यूज करते हैं उसमें उसका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आज कार्बन का स्टार्ट किया, तो कार्बन का यूज हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ हो रहा है। तो मैं वो हमने पढ़ा था कि कार्बन का यूज, हम जो हीरा होता है, डायमंड हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, जो कोयला हो गया, ये सब चीज़ों में हम कार्बन का, पेट्रोलियम हो गया, इन सब चीज़ों में हम कार्बन का देखते हैं। कार्बन को हम बहुत ज़्यादा, जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें हम उसका यूज हम देखते हैं। ठीक है? ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि प्रकृति के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसकी संरचना के बारे में हमने देखा था कि इस कार्बन की संरचना कैसी होती है। और अपरूपता क्या होता है, उसके एलोट्रोप्स के बारे में हमने देखा था कि कौन कौन से हैं। जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स हमने देखा था, हीरा था, ग्रेफाइट था, फुलेरिन था, इन सब के बारे में हमने देखा था किन किन रूपों में कार्बन पाई जाती है। वह विद्युत का सुचालक करता है कि विद्युत का सुचालक नहीं करता है, इन सब के बारे में हमने देखा था। और तीसरे लेक्चर में हमने देखा था बहुमुखी प्रकृति, कार्बन की बहुमुखी प्रकृति क्या होती है। वह सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, खुद के साथ या दूसरे तत्वों के साथ। और कार्बन के इतने सारे यौगिक कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं हमने देखा था कि वह चार संयोजकता होता है उसका, उसकी चार संयोजकता होता है, तो वो चार अलग अलग तत्वों के साथ या खुद के तत्वों के साथ भी वह
शेयरिंग कर सकता है, आबंधन बना सकता है। और उनके हमने देखा था कि कार्बन के जो संरचना है वो किन किन तरीकों से हम देखते हैं। तो हमने देखा था, संरचना सूत्र देखा था, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र देखा था, आणविक सूत्र देखा था, युक्ति सूत्र देखा था, त्रिविम सूत्र देखा था। यह पांच हमने देखा था के प्रकार कार्बन यौगिक के। इन 5 तरीकों से हम डिनोट करते हैं इसके रासायनिक सूत्रों को कार्बन के। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे अब इसका नामकरण कैसे करते हैं, कार्बन यौगिकों के नामकरण हम कैसे करते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। देखिए, कार्बन यौगिक के 2 नाम होते हैं, कार्बनिक यौगिक के 2 नाम होते हैं। जैसे घरों में किसी किसी का नाम होता है कोई और स्कूल में किसी किसी का नाम कोई और होता है ना। स्कूल में हम जो नाम लिखवाते हैं वह हमारा जो होता है प्रोफेशनल नाम होता है, मतलब उसको हम हर जगह यूज करते हैं, चाहे वह बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वह जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। गवर्नमेंट के पास जो हमारा जो नाम होता है, जो सरकार के पास जो हमारा नाम होता है वह होता है असली नाम। और जो घरों में हम हमें कोई किसी किसी को दूसरा दूसरा नाम से बुलाते हैं तो वह हमारा ऑफिशियल नाम नहीं होता, वह केवल हमारे घर वालों के लिए होता है। जैसे पापा आपको कोई और नाम से बुलाते होंगे, दादी आपको कोई और नाम से बुलाती होगी, मम्मी कोई और नाम से बुलाती होगी, लेकिन आपका एक असली नाम होता है जो गवर्नमेंट के पास होता है। तो उसी को हम कहते हैं उसी को हम कहते हैं IUPAC नाम, जो आधिकारिक नाम होता है, असली नाम होता है, तो हम हर जगह यूज करते हैं। और एक घरों में यूज होने वाला नाम जो हम जो पापा आपको बोलते हैं, बिट्टू टिट्टू किट्टू कुछ भी बोलते हैं ना, तो वो नाम क्या है, उसको हम कहेंगे साधारण नाम। तो हम गाँव के लोग आपको पहचानते हैं जिस नाम से, गाँव के लोग आपको मतलब तरह तरह के नाम से पहचानते होंगे, बहुत सारे नाम से पहचानते होंगे। ठीक है, तो उसको हम साधारण नाम कह सकते हैं। और जो ऑफिशियल होता है, जो सरकार के पास आपका नाम होगा, जो आधार कार्ड पर आपका नाम होता है ना, वैसे ही उसको हम कहते हैं IUPAC नाम। जो मतलब कहने का मतलब जो IUPAC ने डिसाइड कर दिया कि यह नाम इसका यही होगा, वही उसका असली नाम होगा। और जो हम बोलते हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में उसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं साधारण नाम। अब देखिए, 2 तरीके से समझ में आ गया, एक साधारण नाम होता है और एक IUPAC नाम होता है। क्लियर है? ऐसे हम नाम देते हैं कार्बनिक यौगिकों का। अब देखिए, यूपेक मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह डिसाइड करता है सारे जो यौगिकों का नाम है ना, यूपेक डिसाइड करता है कि इस यौगिक का नाम क्या होगा, इस यौगिक का नाम क्या होगा। ठीक है, यूपेक डिसाइड करता है। जैसे हमारा नाम कौन डिसाइड करता है, हमारा नाम हमारे पापा मम्मी डिसाइड करते हैं, जो असली नाम होता है, असली नाम जो आधार कार्ड पर होता है। तो वैसे ही वो जितने भी यौगिक है, जितने भी तत्व है, सबका नाम कौन डिसाइड करता है, सबका नाम डिसाइड करता है यूपेक। क्लियर है? इस प्रणाली में कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया। इस प्रणाली में कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया। एक क्या हो गया, साधारण नाम, दूसरा हो गया आधिकारिक नाम। और और एक कार्बनिक यौगिक है ना, उसको हम 2 भाग में बांट दिए, साधारण नाम और आधारिक नाम तो होता ही है। अब उन 2 नामों को हम 2 भाग में बांट दिए, या पूर्व लग्न और उपसर्ग, और दूसरा अनुलग्न एवं प्रत्यय। मतलब देखिए, जैसे हमारा नाम कैसा होता है, मेरा नाम क्या है, कौशल कुमार। तो कौशल क्या हो गया, कौशल हमारा हो गया पूर्व लग्न, और कुमार क्या हो गया हमारा अनुलग्न, मतलब प्रत्यय हो गया। तो वैसे ही यौगिक का नाम जो होता है उसमें एक अनुलग्न होता है, एक पूर्व लग्न होता है ना। तो वैसे ही नाम को भी 2 भाग में बांट दिया, एक पूर्व लग्न और एक अनुलग्न। जैसे किसी का नाम होगा बिट्टू कुमार, किसी का नाम होगा रंजीत कुमार, किसी का नाम होगा सत्यप्रकाश कुमार, किसी का नाम होगा मनदीप कुमार, किसी का नाम होगा आशीष रंजन। तो रंजन और आशीष हो गया, तो आशीष हो गया स्टार्टिंग का नाम, और रंजन हो गया बाद का नाम। तो रंजन हो गया मेरा अनुलग्न, और आशीष हो गया मेरा पूर्व लग्न। वैसे ही मनदीप कुमार हो गया, आपके जो मैथमेटिक्स के जो टीचर हैं वो कौन है, मनदीप कुमार। तो मनदीप कुमार में मनदीप क्या हो गया, पूर्व लग्न। जो
पहले नाम लगना, पहले का नाम है। और मनदीप कुमार, कुमार क्या हो गया, कुमार हमारा हो गया अनुलग्न। ठीक है, तो ऐसे होता नाम को हम दो भागों में बांट दिए, एक पूर्व लग्न से और दूसरा अनुलग्न से। ठीक है, तो वैसे ही यौगिकों के नाम भी होते हैं। उसमें एक आधा पूर्व लग्न होता है और आधा अनुलग्न होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। हम कार्बनिक यौगिक को दो, कार्बनिक यौगिक के दो नाम होते हैं, एक साधारण नाम होता है, तो जो मन सो बोलते रहता है गाँव में कि मतलब इसका मतलब होता है ना, बहुत सारा नाम होता है गाँव में। और एक होता है आधिकारिक नाम, जो आधार कार्ड पर होता है, वैसे ही आईयूपीएसी के अनुसार। और ये जो नाम है, ये जो नाम है, इसको भी दो भाग में होता है। नाम हमारा दो भाग में होता है, एक होता है हमारा अनुलग्न, एक होता है हमारा पूर्व लग्न। पूर्व लग्न मैंने बताया मैंने, जैसे मेरा नाम कौशल कुमार है, तो कौशल हो गया पूर्व लग्न और कुमार हो गया मेरा अनुलग्न। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है आपको यहाँ तक? अब देखते हैं आगे। पूर्व लग्न हमें बताता है कि कार्बनिक यौगिकों में कितने कार्बन परमाणु हैं। पूर्व लग्न हमें क्या बताता है कि कितने कार्बन के परमाणु हैं कार्बन अणुओं में। जो हम यौगिक जो हम यौगिक बनाते हैं, जैसे CH4 हमारा यौगिक है, इसको हम कहते हैं मेथेन, इसको हम कहते हैं मेथेन। इसको हम कहते हैं मेथेन। तो ये मेथ हो गया ना, मेथ। मेथ हमें बताता है कि कार्बन की संख्या कितना, 1। अगर एथेन होगा तो एथेन का मतलब कार्बन की संख्या 2। और प्रोपेन हो गया तो कार्बन की संख्या 3। तो ऐसे ही ये पूर्व नाम क्या हो गया, पूर्व लग्न मेथ हो गया। और इन इन एन 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 हो गया, इन हो गया, आइन हो गया, ये सब होता है। तो वह क्या हो गया, वह हो गया प्रत्यय। तो ऐसे ही ना हम नाम देते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे, अभी कंफ्यूज मत होइए। अभी बस लाइन बाय लाइन देखिए, आपको अच्छे से सब समझ में आएगा। इसको हम कहते हैं मेथेन। तो मेथेन में मेथ जो होता है, मेथ हमें बताता है क्या, मेथ हमें बताता है कि एक कार्बन है। तो इसमें देखिए, इसमें एक ही कार्बन है ना, एक ही कार्बन है। तो वैसे ही बताता है कि पूर्व लग्न हमें क्या बताता है, पूर्व लग्न हमें बताता है कार्बनिक यौगिकों में कितने कार्बन परमाणु हैं। जैसे मेथेन में हमें मेथ मेथ क्या हमारा, मेथ हमारा है पूर्व लग्न। तो पूर्व लग्न का मतलब क्या बताता है, पूर्व लग्न हमें बताता है कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन। तो इस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, ये वाला दिखाई दे रहा है ना आपको, वही बताता है। और अनुलग्न हमें बताता है कि कार्बनिक यौगिकों में कौन सा प्रयात्मक समूह है, मतलब कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो यह किसका ग्रुप है, यह है एल्केन का। क्यों, क्योंकि मेथेन मतलब एन है ना, इसके अंदर एन आ रहा है, एन आ रहा था, इसको इसके अंदर पर्यात्मक समूह कौन सा हो गया, एल्केन। हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो है सब आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसको बस मैंने एक एग्जांपल की तरह अभी बता दिया। मेथेन में मेथ हो गया हमारा पूर्व लग्न और एन हो गया हमारा अनुलग्न। तो अनुलग्न हमें क्या बताता है, पर्यात्मक समूह इसका, यौगिक का, कार्बनिक यौगिक का। तो एन लगा तो क्या, एन लगा तो इसको हम एल्केन कहेंगे। एल्केन क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, बस मैं थोड़ा एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए इसका कैसे नाम देते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या हम देखें, देखिए अगर एक कार्बन के परमाणु होगा तो उसको हम मेथ बोलते हैं, दो होगा तो एथ बोलते हैं, और तीन होगा तो प्रोप, चार होगा तो ब्यूट, पांच होगा तो पेंट। ठीक है, पांच तक ही ज्यादा याद करते हैं। आगे भी देख सकते हैं, छह का हेक्स कहते हैं, सात को हेप्ट कहते हैं, आठ को ऑक्ट कहते हैं, नौ को नॉन कहते हैं, 10 को डेक कहते हैं। यह हमारा क्या हो गया, पूर्व लग्न है। ये सब के सब पूर्व लग्न में लगता है, आगे लगने वाला नाम है। जैसे कौशल कुमार में कौशल जो होता है आगे लगने वाला है। तो ये मेथ हो गया, एट हो गया, प्रोप हो गया, ब्यूट हो गया, पेंट हो गया, हेक्स हो गया, हेप्ट हो गया, ऑक्ट हो गया, नॉन हो गया, डेक हो गया। ये सब आगे लगने वाला चीज है, पूर्व लगने वाला चीज है। ठीक है, अब देखिए आगे, इसको याद कर लीजिएगा कि जितना कार्बन रहेगा उसका नाम हम आगे क्या लगाएंगे। एक के लिए मेथ, दो के लिए एट, ऐसे करके लगाते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये बोला है ना ये सब। अब देखिए, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था संतृप्त एवं असंतृप्त किसको कहते हैं। संतृप्त हम उसे कहते हैं जिसमें केवल एकल आबंध हो। एकल आबंध वाले जो यौगिक होते हैं उसे हम कहते हैं संतृप्त।
और जिसमें एक से अधिक मतलब दो तीन अबंध हो, तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त। उसे हम कहते हैं असंतृप्त कार्बन यौगिक। ठीक है। अब देखिए, केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने जो यौगिक होते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। तो क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि वह कार्बन एवं हाइड्रोजन से बन रहा है। तो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रो और कार्बन मतलब कार्बन, तो क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। इसका नाम हो गया हाइड्रोकार्बन। ठीक है। देखिए एग्जांपल जैसे जैसे पहला देख रहे हैं मेथेन CH4। CH4 हमारा मेथेन है। तो मेथेन में एक हाइड्रोजन हो गया और कार्बन हो गया। ये क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन हो गया। कार्बन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, ये इसको हम कहते हैं एथेन। एथेन में दो कार्बन हो गया और चार हाइड्रोजन हो गया, तो कार्बन और हाइड्रोजन हो गया ना। ऐसे ही ये देखिए प्रोपीन और एथाइन और ये प्रोपाइन। इसमें क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से बन रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन से बनेगा तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्लियर है? कार्बन और हाइड्रोजन से बनेगा तो हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन चार प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कौन कौन? एक हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा हो गया एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और चौथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यह चारों आप अच्छे से देख लीजिए। संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कॉल आ गया था एक बीच में। देखिए, अब बारी बारी से सब कुछ समझते हैं। संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक एवं एरोमेटिक, इन चारों को हम समझते हैं। क्लियर है? देखिए संतृप्त पहले। संतृप्त का मैंने पहले बताया था। संतृप्त में क्या होता है? सिंगल अबंध होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल अबंध होगा तो उसको हम संतृप्त कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, देखिए वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकता एकल बंधन द्वारा जुड़ी रहती है। कार्बन परमाणु की जो चारों संयोजकता होती है, चारों चारों, एक हो गया इधर, एक हो गया इधर और एक हो गया इधर, यह सब के सब एकल बंधन से जुड़ा होगा। मान लीजिए इधर तो होगा हाइड्रोजन, इधर होगा हाइड्रोजन, इधर होगा हाइड्रोजन। इस कार्बन का भी जो इधर होगा अबंध, वह सबके सब एकल बंधन से जुड़ा होगा, ना कि डबल बॉन्ड से। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील नहीं होते, इसलिए इन्हें हम पैराफिन भी कहते हैं। संतृप्त जो होते हैं वो क्रियाशील नहीं होते, इसलिए इसको हम पैराफिन कहते हैं। ठीक है ना? याद कर लीजिएगा। IUPAC प्रणाली के अनुसार संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। ठीक है। IUPAC के अनुसार इसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम दिया गया एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम क्या दिया गया? एल्केन। ठीक है ना? ऐसे ही बारी बारी से हम समझेंगे एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, और आगे आगे जो नाम देखेंगे। तो पहला संतृप्त हम देख रहे हैं। संतृप्त का जो IUPAC नाम दिया गया उसका नाम क्या है? उसका नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया एल्केन। अब एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अगर कार्बन मेरा 1 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? दोगुना कर दो, दोगुना के दो, दोगुना में दो ऐड कर दो, दोगुना में दो ऐड कर दो। ठीक है। CnH2n+2, तो दो एन, तो दो गुना 1+2 तो चार हो जाएगा ना, CH4। तो पहला जो होता है CH4 होता है। एल्केन का जो पहला वर्ग होता है वो CH4 होता है। दूसरा क्या होगा? अगर कार्बन मेरा दो है, कार्बन मेरा दो होता है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? दो दूनी चार, चार दो छः, तो C2H6 हो जाएगा। अगर मेरा कार्बन तीन है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बताइए? कार्बन तीन है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? तीन दो छः, छः दो आठ हो जाएगा। हाइड्रोजन मेरा आठ हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे लिखते जाते हैं। एल्केन का नाम, एल्केन का जो सूत्र होता है ऐसे ही लिखता है। जैसे इसमें देखिए,
जैसे इसमें देखिए, इसमें एक कार्बन के लिए CH4 हो गया, दूसरे कार्बन के लिए C2H6 हो गया, तीसरे के लिए C3H8, चौथे के लिए C4H10। चार में हम इसको हाइड्रोजन के दोगुना में दो ऐड कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन का 10 है, मतलब 4 दूनी 8 है और दो ऐड कर दिया 10, 5 दूनी 10 और दो ऐड कर दिया 12, 6 दूनी 12 और दो ऐड कर दिया था 14। इसमें भी देखिए 2 दूनी 4 और दो ऐड कर दिया 6, एक एक दूनी 2 और दो ऐड कर दिया 4 हो गया। मतलब इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। एल्केन का रासायनिक सामान्य सूत्र ऐसे लिखते हैं। क्लियर है? CnH2n+2, अगर कार्बन मान लीजिए 2 है तो हाइड्रोजन दोगुना करके 2 ऐड कर दो। कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन को 2 गुना 3 कर दो, 2 गुना 3 प्लस 2। 4 है तो 2 गुना 4 प्लस 2। 5 है तो 2 गुना 5 प्लस 2। 6 है तो 2 गुना 6 प्लस 2 कर दो। ऐसे ही सब लिखते हैं, ठीक है ना। और मैंने बताया था एक कार्बन होगा तो उसको मेथ कहेंगे, दो कार्बन होगा तो उसको एथ कहेंगे, तीन कार्बन तो प्रोप, चार तो ब्यूट, पांच तो पेंट और छह तो हेक्स। यह हमारा होता है पूर्व लग्न का। यह जो है हमारा, यह हमारा पहला वाला नाम है। पहला वाला नाम मतलब पूर्व लग्न। अब देखिए एल्केन में जो बाद का जो नाम होता है उसको हम एन से डिनोट करते हैं, एन से। एन एल्केन नाम है ना, एल्केन। एल्केन में जो लास्ट का नाम कुछ होता है एन होता है, एन। क में ए है तो क में ए है तो एन हो गया, तो एन लास्ट में सबको ऐड कर देंगे, सबको हम एन से ऐड कर दिया। तो मेथ में मैंने एन ऐड कर दिया तो मेथेन हो गया, एथ में मैंने एन ऐड कर दिया तो एथेन हो गया, प्रोप में प्रोपेन, ब्यूट में ब्यूटेन, पेंट में पेंटेन और हेक्स में हेक्सेन हो गया। ठीक है, ऐसे इसका नाम हम पढ़ता, इससे इसका नाम ऐसे पढ़ा एल्केन का। एल्केन समूह का नाम कैसे पढ़ा? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स और लास्ट में हमने लगा दिया क्या उसका पूर्व लग्न, सॉरी प्रत्यय। प्रत्यय कैसे बनता है? प्रत्यय इस पर्यात्मक समूह से बनता है। इसका पर्यात्मक समूह क्या है? एल्केन है, तो एल्केन का लास्ट का जो वर्ड क्या होता है? एन होता है, तो एन मैंने इसमें लगा दिया। मेथ में एन लगा तो मेथेन हो गया, एथ में एन लगा तो एथेन हो गया, प्रोप में एन लगा तो प्रोपेन हो गया, ब्यूट में ब्यूटेन, पेंट में पेंटेन, हेक्स का हेक्सेन। क्लियर है? नामकरण कैसे करते हैं? नामकरण कैसे करते हैं? क्लियर है? एल्केन का सूत्र है CnH2n+2, मतलब हाइड्रोजन जो होगा दोगुना कर दो। हाइड्रोजन जो होता है नंबर ऑफ कार्बन के दोगुना के दो ऐड कर दो, दोगुना से दो ऐड कर दो, दोगुना में दो जोड़ दो। अगर चार है, चार कार्बन है तो चार दोनों आठ है, आठ है दो 10, 10 हाइड्रोजन हो जाएगा। तीन कार्बन है तो तीन दूनी 6, 6 दो 8 हो जाएगा। तो ऐसे नाम पड़ता है। ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। और नाम मैंने कैसे लिखा? एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, सिक्स के लिए हेक्स। और सब में मैंने क्या लगा दिया? एन लगा दिया। क्यों एन लगाया? क्योंकि इसका पर्यात्मक समूह क्या है? पर्यात्मक समूह इसका क्या है? एल्केन है। तो जो प्रत्यय लगता है, प्रत्यय वह किसका लगता है? वह प्रत्यय जो होता है पर्यात्मक समूह को बताता है। पर्यात्मक समूह हमारा क्या है? एल्केन है, तो एन है, एन। तो एन लगा दिया मैंने सब में। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए एल्केन का जो प्रथम सदस्य होता है उसको हम मीथेन कहते हैं। प्रथम सदस्य को हम हमेशा याद रखते हैं, हर एक चीज को प्रथम सदस्य जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। तो एल्केन का प्रथम सदस्य क्या है? मेथेन। मेथेन देख रहे हैं ना, यहाँ पर, यहाँ प्रथम सदस्य क्या है? मेथेन है ना। मेथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है। क्या में पूछता है कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन होता है? वह होता है मेथेन। इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। प्राकृतिक गैस का यह मुख्य घटक होता है और यह हल्की रंगीन एवं गंधहीन होती है। रंगहीन एवं गंधहीन होता है। ऐसा होता है इसका, इसके पास रंग नहीं होता है, ना ही इसके पास गंध होता है। ना इसके पास रंग होता है और ना ही इसके पास गंध होता है। चतुष्फलकीय कहने का मतलब क्या है? इसके पास चार फलक होता है। एक कार्बन यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर CH4 है ना, तो एक यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया। तो इसका कितना फलक हो गया? चार, और ये गलत हो गया, चार फलक हो गया ना, इसका इसका चार फलक हो गया। ठीक है, अब इसका ही एल्केन का ही, इसको एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को हम निकाल देंगे, इसमें देखिए एल्केन में क्या था? यहाँ दो था, यहाँ दो था, H2n+2 था ना। देखिए यहाँ पर मेरा H2n+2 है,
H2n+2 है एल्केन में। तो एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को अगर निकाल दिए, एक हाइड्रोजन को निकाल दिए तो क्या हो गया, इसको हम कहते हैं एल्काइल समूह। क्या कहते हैं इसको, एल्काइल। तो सेम नाम देंगे, यहाँ पर एन लग रहा था तो यहाँ पर आइल कर देंगे, एन को हटाकर आइल कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल है, तो एल्काइल है तो आइल लगा देंगे, आइल लगा देंगे। इसका प्रयात्मक समूह क्या है, आइल है, तो आइल लगा देंगे। सेम चीज रहेगा, बस केवल आइल लगा देंगे। जैसे मेथेन था तो इसमें क्या हो जाएगा, मेथेन था तो एन, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या होगा, CH3 हो गया। पहले CH4 था, एक हाइड्रोजन हटा दिए तो CH3 हो गया। मेथेन नाम था तो अब क्या हो गया, मेथाइल हो गया। क्योंकि इसका प्रयात्मक समूह क्या है, प्रयात्मक समूह इसका है आइल, एल्काइल है। एल्काइल में क्या होता है, आइल होता है, YL होता है, YL। तो YL ऐड कर दिया, मेथ METH मेथ हो गया, METH हमारा मेथ हो गया, और YL मैंने ऐड कर दिया इसमें, YL मैंने ऐड कर देते, क्या नाम हो गया इसका, मेथाइल। ठीक है, इसमें हमने एन ऐड किया था, एन, क्योंकि एल्केन था। मेथ में हमने एन ऐड किया तो मेथेन हो गया था। तो इसमें से एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया मेथेन से, तो क्या बन गया, CH3। तो CH3 क्या होता है, मेथाइल होता है, मेथाइल। वैसे ही एथेन है, एथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो C2H5 बन गया, C2H5 एथेन का क्या हो गया, एथाइल हो गया। इसमें प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या बन गया मेरा, प्रोपाइल बन गया। क्यों, क्योंकि प्रोप प्रोप होता है, प्रोप, उसमें YL ऐड कर दिया, मतलब आइल ऐड कर दिया, आइल। तो प्रोप में आइल ऐड कर दिया तो क्या हो गया, प्रोपाइल हो गया। एथ में आइल ऐड कर देते एथाइल हो गया, मेथ में आइल ऐड कर देते एथाइल हो गया, सॉरी मिथाइल हो गया। ठीक है, क्लियर है, एल्काइल समूह, एल्केन समूह। यह दोनों हमारा क्या है, यह दोनों हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन है, हमारा एल्केन हो गया और एल्काइल हो गया, एल्केन और एल्काइल हो गया। ठीक है, अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब कोई कार्बन या कोई अर्थ और तत्व के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। पूरे संरचना में, पूरे यौगिक के संरचना में कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पूरा डबल बॉन्ड हो जरूरी नहीं है, कम से कम एक होना चाहिए, तो हम समझ जाएंगे कि वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, देखिए वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता हाइड्रोजन से पूर्णतः संतुष्ट नहीं होती है, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता जो होती है हाइड्रोजन से पूर्णतः संतुष्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया, दो और ये दो, क्यों नहीं होती, क्योंकि इसका एक हो गया और इसका एक हो गया, और ये दो तो यहाँ ले लिया, दो तो इसको दे दिया, कार्बन को दे दिया, तो इसीलिए संतुष्ट नहीं होती है। इसका एक वही करा कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता हाइड्रोजन से पूर्णतः संतुष्ट नहीं होती है। संतुष्ट नहीं होती इसलिए तो वह कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। संतुष्ट अगर हो जाता तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं था। इसमें तो एक ही हाइड्रोजन लगता है, इसमें तो एक ही हाइड्रोजन लगता है। 3A हो गया, 3A हो गया, ए वाला 3 हो गया, और एक ये वाला 4 पूरा हो गया। 3A हो गया और एक ये वाला हो गया, 4 पूरा हो गया। तो हाइड्रोजन से संतुष्ट नहीं हो रहा था, तो वह कार्बन के बीच में ही तीन तीन बॉन्ड लगा दिया, तीन तीन कार्बन के बीच में लगा दिया। हाइड्रोजन से संतुष्ट नहीं होने के कारण क्या होता है, वह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो उसे ही हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जब कार्बन परमाणु की चारों संयोजिताएं हाइड्रोजन से संतुष्ट नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध या त्रिबंध द्वारा अपनी संयोजकता संतुष्ट करते हैं, जो हमने अभी देखा यहाँ पर। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक अभिक्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है, और संतृप्त क्या था, संतृप्त अधिक अभिक्रियाशील नहीं था, लेकिन असंतृप्त जो होता है अधिक क्रियाशील होता है। यह दो प्रकार के होता है, कौन कौन, एल्कीन और एल्काइन। दो प्रकार का होता है असंतृप्त, एक होता है एल्कीन, दूसरा होता है एल्काइन। और इसमें क्या था, इसमें होता है एल्केन और एल्काइल। एल्केन और एल्काइल,
एल्केन और एल्काइल, यह होता है संतृप्त में, और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन। नाम में कंफ्यूजन होता है, मुझे पता है, नाम एक एक खाली की, ई, ए, ये सब के फर्क है, सब में की, ए, ई, ये सब का फर्क है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए एल्कीन के बारे में देखते हैं, एल्कीन क्या होता है। एल्कीन वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें अंतिम दो कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध द्वारा, कितने बंध द्वारा, द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, तो और शेष कार्बन परमाणु होते हैं आपस में एकल बंधन से जुड़े रहते हैं, उसे हम एल्कीन कहते हैं। क्या हम इसको कैसे दिखाते हैं, इसको हम CnH2n से दिखाते हैं, याद रख लीजिएगा, CnH2n। और एल्केन में क्या था, एल्केन में था CnH2n +2 था, +2 था वहां पर, और एल्काइल में क्या था, CnH2n +1 था। एल्केन में +2, एल्काइल में +1, और एल्कीन में प्लस कुछ नहीं होगा, 0, +0, मतलब केवल हाइड्रोजन दोगुना कर देगा बस, कार्बन के दोगुना हाइड्रोजन होगा बस, इसमें इसमें कार्बन के दोगुना हाइड्रोजन होगा, उसे एल्कीन कहते हैं। ठीक है, यह हैलोजन से अवक्रिया कर तैलीय पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए इसको हम एल्कीन को क्या कहते हैं, ओलिफिन कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह हैलोजन से अवक्रिया करके तैलीय पदार्थ बनाते हैं, तैलीय पदार्थ बनाएगा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एल्कीन। एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं। एल्कीन को ओलिफिन क्यों कहते हैं, समझ में आ गया ना। और यहाँ पर हमने ये भी देखा था, एल्केन को हम पैराफिन कहते थे, एल्केन को हम पैराफिन कहते थे, क्यों, क्योंकि यह अधिक अभिक्रियाशील नहीं होता, इसलिए इसको पैराफिन कहते थे। और एल्कीन को, हाँ, एल्कीन तैलीय पदार्थ से अभिक्रिया करता है, सॉरी हैलोजन से अभिक्रिया करके तैलीय पदार्थ बनाता है, इसलिए इसको ओलिफिन कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n। और कार्बन परमाणु, कार्बन की संख्या कितना होता है, 2 से स्टार्ट करते हैं, कि हम एल्कीन के हम 2 से स्टार्ट करते हैं कार्बन की संख्या, ठीक है ना, 2, 3, 4 से स्टार्ट करते हैं। एल्कीन में कार्बन परमाणु की संख्या के आधार का मूल शब्द इन होता है, इन, ENE। इसमें हम क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं, इन। देखिए इसका नामकरण कैसे करते हैं, जैसे 2 कार्बन स्टार्ट किया, 2 कार्बन से, तो C2H4 हो गया, 3 कार्बन के तो 3 कार्बन तो दोगुना हाइड्रोजन, मतलब 6 हाइड्रोजन हो गया, 4 कार्बन तो हाइड्रोजन 8 हो गया, 5 कार्बन तो हाइड्रोजन 10 हो गया, 6 कार्बन तो हाइड्रोजन 12 हो गया। क्यों, कैसे होगा, दोगुना हाइड्रोजन हो रहा है ना। देखिए इसका रासायनिक सूत्र, इसका सूत्र देखिए, समान सूत्र क्या है, CnH2n, मतलब अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन दोगुना हो जाएगा, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। कार्बन में एक, सॉरी, एल्कीन में 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं, एल्कीन में हमेशा हम 2 से स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक होता है सबके साथ, स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेगा ना, तो स्टार्टिंग में 1 से स्टार्ट कर दीजिए, 1 नहीं होता, 1 से नहीं स्टार्ट होता है, ये एक चीज़ याद रखिएगा, एल्कीन हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। एल्कीन हमेशा 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। देखिए तो इसको 2 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, एथ कहेंगे, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स। अब उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, इन इन इन, क्योंकि एल्कीन है, एल्कीन है तो इन लगा दिए, एल्कीन है तो इन लगा दिए। और 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन तो पेंट, 6 तो हेक्स, और सब में मैंने क्या लगा दिया, इन लगा दिया। क्यों, क्योंकि यह एल्कीन का है, एल्कीन का है ना ये सब, तो एथ और इन मिलके क्या बना गया, एथ और इन मिलके एथीन हो गया, प्रोप और इन मिलके प्रोपीन हो गया, ब्यूट और इन मिलके ब्यूटीन हो गया, पेंट और इन मिलके पेंटीन हो गया, और हेक्स और इन मिलके हेक्सिन हो गया। ठीक है, क्लियर है। IUPAC नाम कैसे बनता है, IUPAC नाम हम ऐसे क्लियर करते हैं, ऐसे रखते हैं, ठीक है ना। एल्कीन का हो गया, क्लियर है एल्कीन का। अब देखिए एल्कीन का प्रथम सदस्य होता है एथीन, जिसका साधारण नाम होता है एथिलीन। मैंने बताया था 2 नाम होता है, एक साधारण नाम होता है, एक IUPAC नाम होता है। साधारण नाम क्या है इसका, एथिलीन है, एथिलीन, जो हम घरों में बोलते हैं नाम, जो हम बाजारों में खरीदने जाते हैं ना, बाजारों में, तो एथीन नहीं बोलते हैं उसको, हम एथीन बोल के नहीं खरीदते, उसको हम क्या बोलते हैं कि भैया आपके पास एथिलीन है क्या, या अंकल जी आपके पास एथिलीन है क्या, भैया आपके पास एथिलीन है क्या, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। वैसे ही तो यह हो गया साधारण नाम, जो बाजारों में हम बोलते हैं, खरीदने जाते हैं कोई सामान तो हम वैसे बोलते हैं। और इसका इसका जो
असली नाम क्या है? एथीन है, एथीन। एथीन जो होता है, एथीन गैस हवा से हल्की, रंगहीन और मीठी गंध वाली होती है। इसे सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। एथीन को हम सूंघने पर क्या होता है? बेहोशी आती है। और इसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने में, युद्ध युद्ध गैस निर्माण में और शून्य करने की औषधि बनाने में, बेहोश करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और कच्चा फल होता है ना, उसको पकाने में भी करते हैं। ठीक है। एथिलीन को हम एसिटिलीन भी बोलते हैं। आगे देखिए, प्रयोगशाला में एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के आधिक्य में गर्म करने पर एथीन बनता है। सांद्र H2SO4 के अधिक में किसको? एथेनॉल को। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH। ये आप देख रहे हैं ना, यही है एथेनॉल। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र हम कैसे प्राप्त करते हैं, हम आगे देखेंगे। अभी बस याद कर लीजिए, मतलब देख लीजिए, याद तो करना नहीं है, क्योंकि सारा चीज आप खुद से निकालिएगा, अपने हाथों से सारा नाम सारा जो फॉर्मूला है ना निकालिएगा। इथेनॉल का क्या होता है, मेथनॉल का क्या होता है, ये सब आप खुद से निकालिएगा अपने हाथों से। एथेनॉल को जब हम H2SO4 के आधिक्य में जब रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है? एथीन बनता है और जल निकलता है, पानी निकलता है। ठीक है, समझ में आ गया? एल्किन समूह का, एल्किन समूह को CnH2n बोलते हैं। अब कार्बन की संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 से, 2 3 4, ना कि 1 से। और अंत में इसको इन जोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि इसका पर्यात्मक समूह क्या है? एल्कीन है। तो एल्कीन में लास्ट में क्या होता है? इन होता है, तो इन जोड़ दिया। और इन जोड़ दिया, और एक कार्बन के लिए एथ, 2 कार्बन के लिए एथ हो गया, 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, और नाम ऐसे पड़ गया। अब देखिए एल्काइन क्या होता है। दूसरा समूह हमारा क्या है? असंतृप्त का। पहला समूह हमारा एल्कीन है, दूसरा समूह हमारा क्या है? दूसरा समूह हमारा है एल्काइन। तो एल्काइन के बारे में देखते हैं। एल्काइन क्या होता है? वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें अंतिम 2 कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, और शेष कार्बन परमाणु आपस में एकल बंधन से जुड़े रहते हैं। क्या कह रहा है? अंतिम दो कार्बन परमाणु जो होते हैं आपस में त्रिबंध से जुड़े रहते हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। क्या कह रहा है? अंतिम दो कार्बन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और शेष कार्बन परमाणु जो है आपस में एकल बंधन से जुड़े होते हैं। बाकी जो कार्बन परमाणु है एकल बंधन से जुड़े होते हैं। कम से कम एक कार्बन परमाणु जो था ना, 2 कार्बन परमाणु के बीच में कम से कम ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, भले ही वो एक ही हो। ठीक है, बाकी जो कार्बन परमाणु है एकल बंधन से जुड़े रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एल्काइन समूह। क्या कहते हैं? एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, एल्काइन कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र, इसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n होता है। इसमें 2 माइनस कर देते हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पर -2 है। इसमें क्या हो रहा था? इसमें दोगुना था, इसमें दोगुना था, इसमें घट गया, 2 घट गया, और 2 इसमें और घट जाएगा। जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा कार्बन के बीच में, जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा कार्बन के बीच में, उतना हाइड्रोजन कम जाएगा। तो यहाँ पर दो बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पर कार्बन एल्कीन में 2 बॉन्ड बन रहा था। तो कार्बन दोगुना दोगुना में 2 ऐड कर रहे थे पहले, 2 ऐड कर रहे थे तो उसको निकाल दिया, अब दोगुना कर रह गया। अब दोगुना से भी और कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड में और कम जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में 2 और हाइड्रोजन कम जाएगा। तो इसका रासायनिक सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n-2। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। मतलब अगर यह भी जो होता है 2 से स्टार्ट होता है, 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। तो 2 कार्बन मान लीजिए 2 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, तो 2 हाइड्रोजन भी हो जाएगा। तो इसका नाम हम ऐसे देखते हैं। और इसको इसको लास्ट में क्या देते हैं? आइन देते हैं, आइन। क्यों? क्योंकि इसका पर्यात्मक समूह है एल्काइन। एल्काइन में YNE क्या है? आइन है। तो आइन को हम जोड़ देते हैं। देखिए इसका नामकरण कैसे करते हैं। जैसे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन तो C2H2 हो जाएगा। कैसे? देखिए C2 और हाइड्रोजन के दोगुना करके 2 माइनस कर दिया, 2 दूनी 4 माइनस 2, तो 2 हो गया, तो C2H2 हो गया। अब 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन को दोगुना करो 6, 6 में से 2 घटा दो तो 4 हो गया ना। अब 4 कार्बन है, तो 4 को दोगुना करो 8, 8 में से 2 घटा दो तो कितना हो गया? 6।
5 तो 5 में 2 गुना करो 10, 10 में से 2 घटाओ 8, 6, 6 को 2 गुना करो 12, 12 में से 2 घट गया 10। ऐसी करा ना, 2 गुना करके 2 गुना करके 2 माइनस कर रहा है, 2 गुना करके 2 माइनस कर रहा है, इसमें देख रहा है ना फॉर्मूला में, इसमें 2 गुना करके हाइड्रोजन को 2 गुना करके 2 माइनस कर रहा है, तो वैसे ही इसमें कर रहा है। इसका सूत्र ऐसे लिख रहे हैं, देखिए 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन को 2 गुना करेंगे कितना होगा 4, 4 में से 2 किया तो 2 माइनस किया तो 2 हो जाएगा। 3, 3 में 3 है तो 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6, 6 में से 4, 6 में से 2 गया 4, 4 है तो हाइड्रोजन को 2 गुना करो कितना हो जाएगा 8, 8 में से 2 कम किए तो 6 हो जाएगा। 5 को 2 गुना करो तो 10, 10 में से 2 किया तो 2 माइनस किया तो 8, 6 को 2 गुना किए तो 12, 12 में से 2 माइनस किए तो 10। तो अब देखिए नाम, 2 कार्बन है तो एथ दे दिए, 2 कार्बन है तो एथ नाम दिया, 3 कार्बन है तो प्रोप नाम दिया, 4 कार्बन है तो ब्यूट नाम दिया, 5 कार्बन है तो पेंट नाम दिया, और 6 कार्बन है तो हेक्स नाम दिया। ठीक है, अब अब लास्ट में क्या देते हैं, लास्ट में आयन देंगे, क्यों, क्योंकि इसका पर्यात्मक समूह है एल्काइन, एल्काइन परमात्मक पर्यात्मक समूह है तो उसको आयन से देते हैं आयन। तो एथ और आयन मिलकर क्या बन गया इथाइन, प्रोप और आयन मिलकर क्या बन गया प्रोपाइन, ब्यूट और आयन मिलकर क्या बन गया ब्यूटाइन, पेंट और आयन मिलकर क्या बन गया पेंटाइन, और हेक्स और आयन मिलकर क्या बन गया हेक्साइन। क्लियर है नामकरण, नामकरण क्लियर है आपको, नामकरण क्लियर है आपको। ऐसे ही देखिए इसका रासायनिक सूत्र सब चीज याद रखिए, यह मेन है, यह अगर आपको याद है तो आपको यह निकालने में आसानी होगा, यह आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, सारा चीज आपको इस पे डिपेंड करता है, इस पे कि कितना कार्बन देंगे तो कितना हाइड्रोजन होगा, 2 कार्बन देंगे तो कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 कार्बन दिए तो कितना हाइड्रोजन होगा। और नामकरण तो आपको ईजी है, अगर जितना कार्बन होगा उसके हिसाब से नाम, 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, और लास्ट में क्या देते हैं वह पर्यात्मक समूह किसका है, पर्यात्मक समूह अगर एल्काइन का है तो आइन, एल्केन का है तो इन, एल्किन का है तो इन, एल्काइल का है तो आइल। ठीक है, अब देखिए एल्काइन का प्रथम सदस्य कौन सा एथाइन है, एथाइन का हम C2H2 से देखते हैं, C2H2 होता है, यहाँ देख रहे हैं ना एल्काइन का प्रथम समूह क्या है एथाइन, एथाइन को हम साधारण नाम क्या कहते हैं, एथाइन का साधारण नाम होता है एसिटिलीन, एथाइन का साधारण नाम एसिटिलीन बोलते हैं। जो हम बाजारों में बोलते हैं क्या, भैया आपके पास एसिटिलीन है, आपके पास एसिटिलीन है तो दे दीजिए मुझे, ऐसे बोलता है ना सब, बाजारों में इसको इस नाम से पुकारते हैं, लेकिन इसका असली नाम क्या होता है एथाइन होता है। ठीक है, तो इसका 2 नाम हो गया ना, एक साधारण नाम, ये हो गया साधारण नाम, और ये हो गया IUPAC नाम। एथाइन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला उत्पन्न करता है, इसका उपयोग धातुओं को वेल्डिंग करने में करते हैं, इसका उपयोग क्या करते हैं, इसका उपयोग हम धातुओं की वेल्डिंग करने में करते हैं। क्लियर है, इसका उपयोग हम धातुओं की वेल्डिंग करने में करते हैं, इथाइन का एसिटिलीन का। और प्रयोगशाला में कैसे इसको बनाते हैं, प्रयोगशाला में हम कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से इथाइन बनाते हैं। ये कैल्शियम कार्बाइड आप देख रहे होंगे CaC2, इस पे जल की अभिक्रिया करा के हम क्या बनाते हैं एसिटिलीन या एथाइन बनाते हैं। एसिटिलीन हो गया हमारा साधारण नाम, और एथाइन हमारा हो गया IUPAC नाम। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड पर हम वाटर मतलब जल की अभिक्रिया करा के एसिटिलीन और ये यह बनता है मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बूझा हुआ चूना, के बारे में हमने देखा था सेकेंड चैप्टर में अम्ल एवं क्षारक में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बूझा हुआ चूना होता है। ठीक है, कैसे बनता है देख लिया ना, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया करने से हमारा एथाइन बनता है, मतलब एसिटिलीन बनता है, और उसके साथ साथ बूझा हुआ चूना भी निकलता है। क्लियर है, तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, यहीं तक हम क्लियर करते हैं, अगले दिन हम आगे का नामकरण देखेंगे। आज तक हम देख लिए, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा संतृप्त एवं असंतृप्त, ये दोनों देखा बस, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में देखा। अगले लेक्चर में हमने ये दोनों देखना है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक क्या होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने संतृप्त और असंतृप्त देखा,
अगर मैं अगला लेक्चर स्टार्ट करूँगा तो इसको मैं थोड़ा रिकैप कर दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं, ख़त्म करते हैं आज। आशा करता हूँ कि आपको यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।